ठीक है। हम मनोवृत्ति वाला सेशन कर रहे थे। हमने मनोवृत्ति के बारे में पढ़ लिया था। हमारी जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो सब टॉपिक है मनोवृत्ति वाला, उसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है प्रबोधन संप्रेषण। ठीक है, परसेसिव कम्युनिकेशन। हम देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, क्या है में हम देखेंगे, सब इसका अर्थ देख लेंगे और इसकी क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, फिर इसके हम उद्देश्य देख लेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य तो बहुत छोटा सा है, क्या उद्देश्य होता है, इसकी परिभाषा में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है। फिर हम देखेंगे निर्धारक तत्व, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रबोधन संप्रेषण निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है। फिर हम देख लेंगे इसकी विशेषताएं। यानी कि प्रबोधन संप्रेषण में हम देखेंगे क्या है, इसका अर्थ देखेंगे एंड उसकी परिभाषा, इसका क्या पर्पस है, इसके क्या एलिमेंट हैं, इसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन की, तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास। यानी कि इससे क्वेश्चन यदि 3 मार्कर में आएगा, ठीक है, 5 मार्कर में और एक 20 मार्कर में। 3 मार्कर में तो परिभाषा, सीधा आपसे परिभाषा पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, अर्थ पूछ लेगा। 5 नंबर में इसकी विशेषताएं पूछ लेगा या इसके निर्धारक तत्व पूछ सकता है आपसे। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि यदि आप जान लोगे प्रबोधन संप्रेषण क्या है तो इसका उपयोग आप बहुत इजीली बता सकते हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसका कुछ उपयोग भी है। समझ रहे बात, एकदम व्यवहारिक चीजें। उद्देश्य बता सकते हैं। ठीक है, 20 मार्क में तो हमारे पास ये पूरा आ सकता है कि प्रबोधन संप्रेषण क्या है, इसकी अवधारणाओं को समझाइए, इसकी विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, यानी कि 3 मार्कर्स भी बन सकता है, 5 और 20 भी, है ना। हमारा जो आंसर राइटिंग वाला सेगमेंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं या कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रबोधन संप्रेषण क्या है ना। मैं आपको बताऊं, जैसे एक कोई व्यक्ति है और ये बी है। ठीक है, यदि मैं बोलूँगा कि जो बी वाला व्यक्ति है, आपको ये यहाँ पर आप हो, है ना, आपको जो बी वाला पर्सन है, ठीक है, ये बी वाला पर्सन है, इसकी मनोवृत्ति या जो इसके मन में विचार है, ठीक है, को बदलना है। कैसे बदलोगे, इसमें आप हो गए, आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसी तकनीक खोजोगे, ठीक है, जिससे उसकी मनोवृत्ति क्या हो,
चेंज हो, कुछ तकनीक खोजोगे, ठीक है, कि किस तरह से इसकी मैं मनोवृत्ति को चेंज कर सकता हूँ या इसके मन में जो विचार हैं उनको मैं कैसे बदल सकता हूँ, ठीक है, यानी कि आप उसके व्यवहार को बदलना चाह रहे हो, या फिर कुल मिला के आपकी बात आप मनवाना चाह रहे हो, जो आपकी बात है, आपकी बात को आप उससे स्वीकार कराना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी बात को मान ले, मनवाना चाह रहे हो। आप ऐसा क्या करोगे कि वो आपकी बात को मान जाए? तो इसके लिए आप कोई तकनीक खोजोगे, है ना, कोई अच्छा संदेश तैयार करोगे, है ना, कोई स्क्रिप्ट तैयार करोगे, कुछ ऐसा बोलोगे जिससे उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पर ये बात है कि जो ए वाला व्यक्ति है ना, यानी कि आप, और ये जो बी वाला पर्सन है, इसकी मनोवृत्ति और विचार को हमें क्या करना है, या उसकी जो धारणा है उसे क्या करना है, चेंज करना है। तो जो ए वाला पर्सन है, ये बी वाले पर्सन की मनोवृत्ति, विचार या धारणा जिस तरीके से, जिस तकनीकी या जिस संदेश से बदलना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबोधन संप्रेषण। हाँ सर, सीधे, ये सीधी बात, इन शॉर्ट में बोले तो, इसे सीधे बोलूं तो क्या, किसी की मनोवृत्ति या विचारों में परिवर्तन करना ही क्या है, प्रबोधन संप्रेषण। ठीक है, अब इसके लिए हम कोई तकनीक भी उपयोग करते हैं या कोई संदेश भी उपयोग करते हैं। ठीक, अब ये तकनीक क्या हो गई, ये संदेश क्या हो गया। तकनीक की आप किस तरह से उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर रहे हो, यानी कि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, अपने मोबाइल का उपयोग करके आप उसकी मनोवृत्ति को चेंज कर रहे हो क्या, ठीक है, या फिर आप लिख कर रहे हो क्या, या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो। संदेश क्या, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या, कौन सी बातों का या कौन से विचार का उपयोग कर रहे हो, संदेश समझ गए ना। तो सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति विभिन्न संसाधनों से या संचार माध्यमों का उपयोग करके अपने संदेश के द्वारा किसी की मनोवृत्ति या विचार को या धारणा को बदलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबोधन संप्रेषण। समझ गए बात को? हाँ सर, समझ गए। यदि हमसे कोई पूछेगा कि प्रबोधन संप्रेषण क्या है, तो हम बड़ी आसानी से उसे बता देंगे। क्या बता देंगे कि संचार माध्यम के द्वारा किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचार को बदलना क्या कहलाता है, बदलना प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है, प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब यहां पर अब बात आती है कि हाँ सर समझ गए कि प्रबोधन संप्रेषण क्या होता है। अब यहां पर दो शब्द हैं, इन बातों को समझना। यहां पर कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से दो शब्द हैं, समझो। दो शब्द कौन कौन से, प्रबोधन और संप्रेषण। अब
यहाँ पर प्रबोधन है और क्या है, संप्रेषण है। अब संप्रेषण का अर्थ तो हो गया संदेश या क्या हो गया, सूचना हो गया। ठीक है, संदेश हो गया है, क्या हो गया, सूचना हो गया। अब प्रबोधन का क्या अर्थ होता है? प्रबोधन का अर्थ होता है विचार या मनोवृत्ति में परिवर्तन। प्रबोधन का अर्थ क्या होता है? विचार या मनोवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, और संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संदेश या सूचना। संदेश या सूचना को प्रेषित करना। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संदेश या सूचना को क्या करना, प्रेषित करना। और प्रबोधन का अर्थ क्या है? विचार या मनोवृत्ति में परिवर्तन। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें समग्र रूप से तो क्या बनती है कि किसी संदेश या सूचना के द्वारा किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचारों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है। समझ रहे हो बात को आप? तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई आप प्रबोधन संप्रेषण का अर्थ बताइए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रबोधन संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्द है ना, प्रबोधन और संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रबोधन का अर्थ होता है विचार या मनोवृत्ति में परिवर्तन एवं संप्रेषण का अर्थ होता है संदेश या सूचना को प्रेषित करना। इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब परिभाषा क्या होगी इसकी? जो आपने अर्थ बताया था, अर्थ को अब पूरा यहां पर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगी आपकी परिभाषा? किसी व्यक्ति द्वारा, परिभाषा क्या बन जाएगी, ये ए ले लो और ये बी ले लो। किसी व्यक्ति द्वारा संदेश प्रेषित करके किसी दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचारों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है। अब आप चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप एक और अच्छी परिभाषा लिख सकते हो। कौन सी परिभाषा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिकार्ड और बेकमैन, कौन? सिकार्ड एवं बेकमैन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिकार्ड एवं बेकमैन ने प्रबोधन संप्रेषण को परिभाषित किया है। किस तरीके से परिभाषित किया है? वो कहते हैं कि किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तियों की मनोवृत्ति या उनके व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु प्रेषित सूचना को प्रबोधन संप्रेषण कहते हैं। समझ रहे हो बात को? आप चाहे तो अपने द्वारा बनाई हुई सामान्य परिभाषा भी लिख सकते हो या फिर आप सिकार्ड और बेकमैन का रेफरेंस दे के भी परिभाषा लिख सकते हो। यदि ये वाली परिभाषा लिखते हैं या आप लिखते हो तो ये एग्जैक्ट है ना, एक तरीके से क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। किसी प्रकार के नंबर काटने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, क्या है उद्देश्य है ना, इसको लिखना। किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए
व्यक्तियों की मनोवृत्ति या उनके व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु प्रेषित सूचना को क्या बोलते हैं? प्रबोधन संप्रेषण। मैंने आपको बोला था कि ए और बी व्यक्ति हैं, ठीक है। ए वाला अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बी वाले को जो सूचना प्रेषित करेगा वही क्या कहलाएगी? प्रबोधन संप्रेषण। और ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? सेकार्ड और बेकमैन भी यही बात बोल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अर्थ हो गया और ये परिभाषा हो गई, ठीक है। अब बात आती है उद्देश्य से। अब सर इसे उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा कि हजारों उद्देश्य होंगे? नहीं, प्रबोधन संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? लिखिए, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचारों में परिवर्तन करना। समझ रहे बात को? मनोवृत्ति या विचार या धारणाओं में क्या परिवर्तन करना, यही क्या है? यही क्या है? प्रबोधन संप्रेषण का उद्देश्य है। हमने अर्थ देखा, ठीक है, अर्थ देखा, क्या देखा अर्थ में? कि प्रबोधन संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें प्रबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति के विचार या मनोवृत्ति को बदलना, एवं संप्रेषण का अर्थ है सूचना या संदेश को प्रेषित करना, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्थ। यहां तो मैंने आप दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग बताए। यदि आपसे परिभाषा पूछता है तो फिर परिभाषा क्या हो जाएगी? कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचारों को किसी संदेश या सूचना द्वारा परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है। यहां पर आप सिकार्ड और बेकमैन की परिभाषा भी दे सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड परिभाषा हो जाएगी। सर क्या हमें अर्थ पूछेगा तो हम अर्थ में परिभाषा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो। यदि अर्थ पूछता है और यदि आपके पास स्पेस रहती है, अर्थ क्या हो जाएगा? वही दो शब्दों से मिलकर बना है, हाँ, एक और दो हैं। अर्थ, प्रबोधन का अर्थ क्या होता है? मनोवृत्ति या विचार में परिवर्तन। और संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? सूचना या संदेश को प्रेषित करना, अर्थात सूचना द्वारा किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना। इस तरह शॉर्ट में आप अर्थ में लिख सकते हैं। और परिभाषा तो समझ रहे हो बात को, आप पूरी लिखनी है। उद्देश्य क्या इसका उद्देश्य है? परिभाषा में उद्देश्य छुपा है। व्यक्ति की मनोवृत्ति में क्या करना है? परिवर्तन उसका उद्देश्य है, ठीक है। अब बात आती है निर्धारक तत्व। अब इसके लिए निर्धारक तत्व कौन कौन से अनिवार्य हैं? ये बात तो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब निर्धारक तत्व क्या है? निर्धारक तत्व। अब इसके निर्धारक तत्व की बात करूं, यानी कि आप बोलोगे सर निर्धारक तत्व क्या चीज हो गई है? यहां पर हम जो ए और बी जो दो व्यक्ति हमने लिए थे, ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रबोधन संप्रेषण कर रहा है, ठीक है। ये वाला व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? ये वाला व्यक्ति यहां पर प्रबोधन संप्रेषण कर रहा है, ठीक है। किसका कर रहा है? ये बी वाले व्यक्ति का कर रहा है ना। तो ये किन बातों पर निर्भर करेगा? ये किन बातों पर निर्भर करेगा कि बी वाला व्यक्ति जो है उसकी मनोवृत्ति या व्यवहार चेंज हो जाए? मनोवृत्ति या व्यवहार क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जो ए वाला व्यक्ति है, ए वाला व्यक्ति बी की मनोवृत्ति या व्यवहार को चेंज करना चाह रहा है, तो ऐसे कौन सी स्थितियां या ऐसे कौन से कारक हैं जिससे ये बी वाले की मनोवृत्ति क्या हो जाए या व्यवहार क्या हो जाए?
या उसका धारणा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संप्रेषणकर्ता, कि आपका प्रबोधन संप्रेषण तभी सफल होगा जो आपका संप्रेषणकर्ता क्या हो, कुशल हो। यदि संप्रेषणकर्ता कुशल है या उसकी विश्वसनीयता है, बात को समझना, विश्वसनीयता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आजकल विज्ञापन होता है, ठीक है, विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ये एडवर्टाइजमेंट है। उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति आपकी धारणा मनोवृत्ति को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको शाहरुख खान कहते हैं कि आप फेयर एंड हैंडसम लगाइए। आप यदि पहले से कोई सी भी क्रीम लगा रहे हो या न लगा रहे हो, फिर भी, ठीक है, शाहरुख खान आपको क्या बोलता है, फेयर हैंडसम। शाहरुख खान ये बोलता है कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाओ, आप गोरे हो जाओगे। तो यहाँ पर जो शाहरुख खान है वो क्या आपको क्या बोल रहा है, वो किसकी भूमिका में है, प्रबोधन संप्रेषण की भूमिका में है। और किसके विचारों को चेंज करना चाहता है, आपके विचारों को चेंज कर रहा है। समझ रहे बात को, आपके विचारों को चेंज कर रहा है कि आप फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाएं। ये शाहरुख खान ये चाहता है, तो आपकी मनोवृत्ति को क्या करना चाह रहा है, बदलना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रबोधन संप्रेषण हो रहा है। तो मुझे बताना, यदि शाहरुख खान की जगह कोई नॉर्मल व्यक्ति हो या सामान्य जिसको आप जानते नहीं हो, यदि वो आपसे बोले तो आप उसकी बात को मानोगे क्या, बिल्कुल नहीं मानोगे। यदि शाहरुख खान बोल रहे हैं तो हाँ एक बार ट्राई जरूर कर लेंगे, हम लगाएं, भले ही कुछ आगे की बात कुछ भी हो, परंतु एक बार हम जरूर लगा लेंगे। तो संप्रेषणकर्ता की जो विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता जितनी अच्छी होगी उतना प्रभावशाली होगा प्रबोधन संप्रेषण। मान लो कोई एनर्जी ड्रिंक है ना, उसका विज्ञापन करना है, और आप मान लो एथलीट हो, ठीक है, आप क्या हो, एथलीट हो, और एनर्जी ड्रिंक का क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। यदि वहाँ पर किसी, आप एथलीट हो और कोई ऐसा व्यक्ति इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक तरह का विज्ञापन क्या है, प्रबोधन संप्रेषण है। आपकी मनोवृत्ति को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं कि आप ये खरीद सको, आप ले सको, ठीक है। आप एथलीट हैं, एनर्जी ड्रिंक का विज्ञापन करना है, तो कोई सामान्य व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हो, वो यदि इसका विज्ञापन करेगा तो इतना प्रभावशाली होगा क्या, नहीं। इसके बजाय कोई नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कोई प्लेयर यदि इसका विज्ञापन करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो आप क्या होंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसे क्या करोगे, खरीदने की कोशिश करोगे कि हाँ ये व्यक्ति बोल रहा है तो मुझे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो विश्वसनीयता, यानी कि जितना अच्छा विश्वसनीय व्यक्ति होगा संप्रेषण कर, ये जो हमारा प्रबोधन संप्रेषण हो उतना क्या होगा, सफल होगा। दूसरी बात, समानता, मतलब आपको यह भी देखना है कि जो श्रोतागण है, ठीक है, जो श्रोतागण है, जो श्रोतागण का वर्ग है वो कैसा वर्ग है, ठीक है, वरिष्ठ का वर्ग है या बच्चों का वर्ग है, ठीक है, या फिर युवा वर्ग है, तो उसके अनुसार ही संप्रेषणकर्ता की क्या होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। आप यदि आप किसी यंग को लिया और बोलो कि वरिष्ठों के लिए मनोवृत्ति चेंज करनी है या फिर उनके लिए कुछ विज्ञापन करना है प्रबोधन संप्रेषण के जरिए, तो क्या ये बात लागू हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। यदि बच्चों को कुछ समझाना है या बच्चों की मनोवृत्ति में कुछ चीज़ें आपको डालनी है, तब क्या करोगे, क्या किसको ले आओगे। यदि बच्चों की मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन करना है तो कार्टून लाना पड़ेगा, आपको कार्टून दिखाना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो इस तरह से है। तो जो हमारी
प्रबोधन संप्रेषण है ना, इसके द्वारा क्या करते हैं, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन करते हैं या चेंज करते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं? निर्धारक तत्व यानी कि क्या, कि जिसके बिना ये सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो संप्रेषणकर्ता के बिना सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परंतु संप्रेषणकर्ता भी कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, है ना। समानता का गुण होना चाहिए कि जो संप्रेषण करता है और जो आपका श्रोतागण है, इन दोनों में भी समानता होनी चाहिए, तभी क्या होगा, सफल होगा। यदि बच्चों के लिए कुछ बच्चों की मनोवृत्ति में चेंजेस करनी है तो संप्रेषणकर्ता कैसा होना चाहिए, कार्टून होना चाहिए या इस तरह से कुछ होना चाहिए, वरिष्ठ के लिए वरिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। और विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी होना चाहिए। मान लो बच्चों के लिए कोई मिल्क है, मिल्क का कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। विज्ञापन क्या है, प्रबोधन संप्रेषण है एक तरीके से, ठीक है। अब मिल्क है, मिल्क का एडवर्टाइजमेंट करना है बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, छोटा भीम देखा है आपने, छोटा भीम, ठीक है। यदि किसी विज्ञापन में ऐसा विज्ञापन बनाया जाए कि छोटा भीम अच्छे से दूध पी रहा है और ताकतवर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या होंगे, उस कंपनी के मिल्क के प्रति क्या बनेगा, आकर्षण। क्योंकि छोटा भीम में क्या है, विश्वसनीयता है। वो विश्वसनीयता मतलब क्या है, बच्चों की नज़र में क्या है, वो हीरो है एक तरह से छोटा भीम। और दूसरी समानता, बच्चे हैं तो छोटा भीम की विश्वसनीयता भी है और समानता कार्टून भी है। तो इस तरह से इसकी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हम बात करें विषय वस्तु, ठीक है। अब यहां पर हम देखें, जैसे हम बात बोल ली थी, विषय वस्तु से तात्पर्य क्या है, कंटेंट, ठीक है। आपको संप्रबोधन संप्रेषण में कंटेंट जो रहेगा या विषय वस्तु जो रहेगी, विषय वस्तु की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहेगी। आपका संदेश क्या है, आपका संदेश क्या है, ठीक है। आपके संदेश में ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो, जैसे मैंने बोला था, ए वाला है और ये बी वाला है, ए वाला व्यक्ति इसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है, तो ये बी वाला व्यक्ति ऐसे नहीं मान जाएगा। इसकी बातों में क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं ना, बातों में दम होना चाहिए। तो बातों में दम होगा, जो संदेश आपका प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि विषय वस्तु जो संप्रेषण करता है उसकी विषय वस्तु प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना, तार्किकता के साथ होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी बोल रहे हो बिना तर्क के, बिना प्रमाणिक के आपके संदेश बोलते जा रहे हो, नहीं, प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने बोला था आपको, शाहरुख खान है, फेयर हैंडसम जो क्रीम है उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही नहीं कि बस आप लगाओ, ये नहा धो के लगाओ तो आप फेयर हो जाओगे, नहीं। उसके जो ढंग रहता है प्रस्तुत करने का, कितना प्रभावशाली होता है, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बताते हैं और तार्किकता के साथ कि देखो व्यक्ति काला है तो फिर कैसे गोरा हो जाता है, इस तरीके से। तो विषय वस्तु में तार्किकता, प्रामाणिकता होनी चाहिए, संदेश प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, तभी आपका प्रबोधन संप्रेषण क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तीसरी वस्तु है माध्यम। माध्यम क्या चीज हो गई, आप किसके द्वारा प्रबोधन संप्रेषण करना चाहते हो, वो माध्यम हो गया। यानी कि आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो या अप्रत्यक्ष करना चाहते हो। प्रत्यक्ष में तो आप स्वयं हो, यानी कि ए और बी बस दोनों को आमने सामने खड़ा कर दो। और अप्रत्यक्ष में क्या, जो ए वाला व्यक्ति है अप्रत्यक्ष में अपने मोबाइल का उपयोग कर सकता है या टीवी का उपयोग कर सकता है, अखबार का उपयोग कर सकता है, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता है, किसी अन्य तरीके से, ठीक है। तो जो आज हम देखते हैं तो विभिन्न तरीके के माध्यम हो गए हैं प्रबोधन संप्रेषण के लिए या विज्ञापनों के लिए, है ना। वो प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से
आपको पैम्पलेट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया हो गया या फिर बहुत सारे टीवी अखबार हो गया, तो ये माध्यम है, माध्यम भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका माध्यम जितना प्रभावशाली रहेगा विषय वस्तु के अनुसार, कि आपकी जिसके लिए आप किस वस्तु के लिए आप प्रबोधन संप्रेषण करना चाहते हो या किस वजह से करना चाहते हो, तो उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए, माध्यम का चयन करना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखें, लक्षित समूह या फिर हम इसे बोल सकते हैं श्रोता। मैंने बोला था ना, ए वाला व्यक्ति बी वाले की व्यवहार मनोवृत्ति को चेंज करना चाह रहा है, तो ये जो बी वाला है लक्षित समूह, उसको या उसे ध्यान में रखकर ही ए वाले को सारी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करता है फेयर एंड हैंडसम का, तो उसका जो डायरेक्टर है उसे इस विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान है या इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि हमारा जो लक्षित समूह है या हमारा जो श्रोतागण हैं, हम किसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। तो लक्षित समूह की मनोदशा समझना, उसको पता है कि इंडिया में अधिकतर युवा ये सोचते हैं कि अच्छा मैं काला हूँ, है ना, तो कुछ ऐसा में मसाला मिर्च लगाया जाए कि ये लक्षित समूह क्या हो जाए, टारगेट पे आ जाए, है ना। तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि इस प्रबोधन संप्रेषण तभी सफल होगा जब हम लक्षित समूह या श्रोता समूह को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका जो श्रोतागण है, जैसे मैंने बोला ना, ए वाला है और ये बी वाला है, ये वाला इस मनोवृत्तीय व्यवहार को चेंज करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसकी परिस्थितियों, तो लक्षित समूह है उसकी स्थिति परिस्थितियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ए वाले को बी को कुछ समझाना है, तो बिल्कुल वो काम से आया है, थका है, बिल्कुल एकदम परेशान है, और आप बोल रहे हो कि अच्छा आप ये चीज़ करो, आप वो करो, तो आपकी बात ये कभी नहीं सुन पाएगा। तो हमेशा प्रबोधन संप्रेषण तभी सफल होगा जब हम लक्षित समूह जो है उसकी स्थिति परिस्थितियों का ध्यान रखें और उसके अनुसार ही पूरी क्रिया को करें, ठीक है। ये 4 बातें थी प्रमुख रूप से जो निर्धारक तत्व की भूमिका निभाती है, संप्रेषणकर्ता, विषय वस्तु, माध्यम और लक्षित समूह, ठीक है। और एक बात आ जाती है वातावरण, ये तो सामान्य सी बात है, ठीक है, कि प्रबोधन संप्रेषण तभी सफल होगा या तभी प्रभावशाली हो सकता है जब संप्रेषणकर्ता और जो श्रोता है इनके बीच जो वातावरण है वो क्या है, अच्छे से रहे। जैसे कि ए वाला व्यक्ति है, इसके लिए भी क्या हो, वातावरण अनुकूल परिस्थितियां हो जहां पर ये अपने संदेश को पहुंचा सके, और जो बी वाला व्यक्ति है जो संदेश ग्रहण करना चाहता है उसके लिए भी वातावरण क्या हो, ठीक हो, परिस्थितियां ठीक हो, ताकि वो समझ सके। जैसे हम देखते हैं वातावरण क्या चीज़ हो गई, जैसे हम देखते हैं हम सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल जाते हैं, हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कोई नेक्स्ट आगामी मूवी का ट्रेलर दिखा देते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रबोधन संप्रेषण कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने वातावरण कैसा चुना, आदमी थिएटर में गया है फिल्म देखने के लिए और हमने थिएटर में ही क्या दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया, तो इससे व्यक्ति क्या होता है, ध्यान से देखता है कि अच्छा मूवी देखने के लिए, अच्छा नेक्स्ट ट्रेलर भी आया है, तो ये चीज़ें होती है वातावरण, ठीक है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है, हम कहाँ तक चले गए तो एक बार देख लेते हैं। परिभाषा, उद्देश्य हो गया, निर्धारक तत्व हो गया, उपयोगिता भी देख लेंगे, इसकी विशेषता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, फिर उपयोगिता देख लेंगे।
इसकी विशेषताएं क्या होगी देख लेते हैं एक बार। विशेषताएं जो जो हमने अभी तक पढ़ा इसके बारे में सारी विशेषताएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। इससे क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। कैसा होता है परिवर्तन, अपेक्षित जैसा व्यक्ति चाहता है व्यवहार परिवर्तन करना वैसा व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। इसकी विशेषता हो गई। प्रबोधन संप्रेषण में संप्रेषक व विषय वस्तु का योगदान रहता है। हाँ, संप्रेषक कैसा है और विषय वस्तु कैसी है इसका ही तो योगदान रहता है। इसमें जो सूचना या संदेश है, सूचना या संदेश है, उसमें तार्किकता व प्रामाणिकता होती है। विशेषताएं क्या हो जाएगी कि प्रबोधन संप्रेषण व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रमुख युक्ति है और इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित दिशा में होता है, मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसकी विषय वस्तु, इसमें संप्रेषक और विषय वस्तु का योगदान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि संप्रेषक की विश्वसनीयता तो महत्वपूर्ण होती है और मैंने बताया था कि विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। सूचना और संदेश में तार्किकता और प्रामाणिकता होती है, मतलब कोई भी सूचना दे रहे हैं तो सूचना एरी गिरी नहीं होती, उसमें संदेश में तार्किकता होती चाहिए, प्रामाणिकता होगी, तभी तो सामने वाला व्यक्ति मान पाएगा हमारी बातों को। इसमें जो विधि है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की होती है। हाँ, हमने देखा था व्यक्ति एकदम आमने सामने मिलकर भी कर सकता है और अप्रत्यक्ष से भी कर सकता है, ठीक है। यह प्रचार का प्रमुख माध्यम है, लिख सकते हैं। यह प्रचार व प्रसार का प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा ही तो प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, ये 4-5 विशेषताएं हैं, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, या फिर इसके पहले जो आपने पढ़ा था, जो भी बातें जानी थी वो सब सारी बातें क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है, हम इसकी उपयोगिता की बात करें। इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसकी उपयोगिता कहाँ लिख सकते हैं हम, लिख सकते हो आप कहाँ पर, जैसे व्यापार हो गया, व्यापार हो गया है ना, व्यापार एवं विज्ञापन। अब बताओ, कोई मैं बताने की आवश्यकता है इसमें। आज हम देख रहे हैं, आज वर्तमान युग में देख रहे हैं, प्रत्येक व्यापारी विज्ञापन के द्वारा ही अपनी वस्तुओं का विक्रय के लिए अग्रेसित करता है, तो उसमें संप्रेषण प्रबोधन की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, चाहे कितनी भी वस्तु ले लो आप, चाहे खाने का तेल हो, नहाने का साबन हो, या कोई क्रीम हो, ये जितने भी व्यापार जो कमर्शियल जो चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है, वो टोटल किस पे डिपेंडेंट है, प्रबोधन संप्रेषण पे। यदि वो नहीं रहेगा तो क्या इतनी सब चीज़ें बिक पाएगी। यदि मान लो आपको डव साबन है, डव साबन के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा तो आप पता कैसे चलेगा। दूसरी चीज हम देख सकते हैं, राजनीति। वर्तमान में देखें तो राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जैसे राजनीतिक दल है, ठीक है, यदि हम चुनाव का समय देखें, चुनाव के समय में यदि आप लोग देखोगे तो प्रत्येक नेता किसकी भूमिका में होता है, प्रबोधन संप्रेषण की भूमिका में होता है। वो क्या करता है, जनता की मनोवृत्ति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है और अपना सीधा लाभ उठा लेता है। प्रशासन में उपयोगिता है,
यदि एक प्रशासक अच्छे प्रबोधन संप्रेषण की भूमिका निभाता है तो जनता की बहुत सारी क्या कर सकता है, मनोवृत्ति व्यवहार को बदल सकता है। जैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे शौचालय है, बहुत सारे गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घरों में शौचालय बनाने से इनकार कर देते हैं, परंतु एक प्रशासक, कुशल प्रशासक रहेगा तो उनको समझाने में क्या रहेगा, कामयाब रहेगा। यदि परिवार नियोजन की बात आती है तो एक प्रशासक है, अच्छी मनोवृत्ति, यदि अच्छा प्रबोधक संप्रेषण की भूमिका निभाएगा तो बड़ी आसानी से मनोवृत्ति में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसकी उपयोगिता हो गई है, ठीक है, सामान्य बातें हैं, ठीक है, हम हमारे आसपास देख के ही उपयोगिताएं लिख सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाधक मतलब असफल कब होगा, ये असफल कब होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। ये आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये असफल कब हो सकता है ना। ये यानी कि मैंने बोला था ना कि ए वाला व्यक्ति है, ये बी वाले की मनोवृत्ति को चेंज कर रहा है, यह प्रबोधन संप्रेषण की भूमिका में है, परंतु ये वाला व्यक्ति असफल कब हो जाएगा, आप बताओ, खुद से सोचो, खुद से सोच सकते हैं। पहला सर, सूचना, सूचना क्या हो, अस्पष्ट हो। ए वाला ऐसी सूचनाएं बोले जो बी को समझ में नहीं आए, सूचना स्पष्ट है तो क्या सफल हो पाएगा, नहीं सफल हो पाएगा। हम इसे लिख सकते हैं भौतिक बाधा है। भौतिक बाधा है क्या, यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे नेटवर्क का हो गया, ठीक है, या फिर हम हमारे कंप्यूटर पीसी हो गया, टीवी हो गया, ये भौतिक चीजें हैं। यदि इनके द्वारा ये सही से नहीं वर्क करेगी तो क्या प्रबोधन संप्रेषण सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर हम लिख सकते हैं श्रोता की सीमाएं। श्रोता की सीमाएं क्या चीज हो गई, यदि कोई श्रोता है, यदि जैसे ए वाला बी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, यदि बी वाले में मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी समझ नहीं है ना चीज़ों के प्रति, है ना, या फिर वो असक्षम है, क्या है, असक्षम है सूचनाएं ग्रहण करने में, वो सुन नहीं सकता, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वो सुन नहीं सकता, या फिर उसकी कुछ की पर्सनल कुछ प्रॉब्लमें हो, या फिर उसके पास पर्याप्त तर्क नहीं हो, बुद्धि नहीं हो ताकि वो सूचनाओं को समझ सके, तो सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। संप्रेषण करता, यदि संप्रेषण करता कि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हो, जैसे उसकी भाषा क्लियर नहीं हो, वो तुतलाता हो, ठीक है, या फिर उसका प्रस्तुतिकरण सही नहीं है, तो तब भी चीजें क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। या फिर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये 4 बातें हैं जिन्हें हम लिखकर आंसर दे सकते हैं। एक और लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम यदि बढ़ाना चाहें तो, विशेष परिस्थितियों का उत्पन्न होना। विशेष परिस्थितियों का उत्पन्न होना मतलब जैसे ये वाला व्यक्ति है, बी को कुछ समझाने वाला है, यदि बी वाला व्यक्ति जो है, जैसे ये बी वाला व्यक्ति, जैसे ए वाला व्यक्ति है, बी वाले को कुछ समझाना चाह रहा है, परंतु बी वाले के कुछ पूर्वाग्रह पहले से बने हो, ठीक है, कैसे पूर्वाग्रह, मान लो उसने पहले से कोई क्रीम यूज की हो, है ना, जिससे उससे हानि हुई हो, तो अब यदि ये वाला बी के लिए क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसके मन में पहले से क्या है, पूर्वाग्रह है कि अच्छा मुझे हानि हुई थी, तो जो ये संदेश दे रहा है, ये संदेश पूर्णतः क्या हो जाएगा, प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, वो पूर्वाग्रहों से क्या हो युक्त है। तो विशेष परिस्थितियां क्या लिखेंगे इसमें, कभी कभी
कभी कभी श्रोता समूह पूर्वाग्रहों से युक्त होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रबोधन संप्रेषण है वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं सूचना की अस्पष्टता, भौतिक बाधाएं, ठीक है, श्रोता की सीमाएं, संप्रेषण करता और विशेष परिस्थितियों का उत्पन्न होना, है ना। हमेशा नहीं होता, परंतु कभी कभी है कि श्रोता यदि रूढ़िवादिता या फिर पूर्वाग्रहों से युक्त व्यक्ति है ना, तो वो संदेश को गलत ले लेगा। भैया इसने क्रीम का एडवर्टाइजमेंट किया, परंतु उसको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, क्योंकि उसने पहले क्रीम यूज की थी, उसको हानि दी, तो सूचना को क्या करेगा, गलत मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास आज के लिए।